फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज के वीडियो में हम सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम में पढ़ाए जाने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर एंशिएंट सोसाइटी के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी पे आधारित है। और इसमें हम सिविलाइजेशनल फेस में जो मेटल का योगदान है या कांसे का जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें वी गॉर्डन चाइल्ड ने एक आर्टिकल लिखा है द ब्रॉन्ज एज। आज हम उसको जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी गॉर्डन चाइल्ड ने द ब्रॉन्ज एज नामक एक लेख लिखा और इसमें कहा कि धातु क्रम विशेष रूप से तांबा और कांसे के संगठित बड़े पैमाने पे उत्पादन और वितरण एक निर्णायक मोड़ रहा। कांस्य युग केवल एक तकनीकी लेवल नहीं था, यह वह अवस्था थी जब धातु के औजार और हथियार संरचनात्मक रूप से उत्पादन और युद्ध के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक स्थायी धातु क्रम उद्योग, लंबी दूरी का व्यापार और पूर्णकालिक विशेषज्ञों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। वी गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार ऐसा उद्योग प्रारंभ में केवल अत्यधिक केंद्रीकृत और अधिशेष निकालने वाली व्यवस्थाओं या सभ्यताओं जैसे मिस्र और सुमेर के अंतर्गत ही विकसित हो सका। गॉर्डन चाइल्ड ने कांसे पे विशेष जोर दिया है क्योंकि यह तकनीक, अर्थव्यवस्था और वर्ग संरचना को एक ही कारणात्मक श्रृंखला में जोड़ता है। तकनीकी रूप से कांसा पहियों, हलों आदि उन्नत हथियारों को संभव बनाता है, जिससे घूर्णन गति अर्थात मूवमेंट, हल आधारित कृषि और अधिक प्रभावी युद्ध संभव होते हैं। वे घूर्णन गति पर आधारित आधुनिक उद्योग की अंतिम जड़ों को ही इन्हीं कांस्य युगीन नवाचारों में देखते हैं। तो वी गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि कांसे के आने से जो है पहिए बनाए गए और इन पहियों का जो यूज है वो हमें मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए अर्थात चॉक, और जो यातायात है उसमें जो है पहिए का जो है इस्तेमाल हमें दिखाई देता है। गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं कि आरंभिक सभ्यता को लाने में धातु क्रम अर्थात कांसे का योगदान है। कांसे के औजार बने, कांसे के हथियार बने, कृषि औजार बने, कृषि औजारों से कृषि हुई, अधिशेष आया, शहर बने और समाज में आगे चल के एक वर्गीकरण या जो सामाजिक सत्रीकरण है वो हमें देखने को मिलता है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तांबा और टीन उपजाऊ घाटियों से दूर पाए गए हैं क्योंकि ये लोकली अवेलेबल नहीं थे। उनके नियमित उपयोग ने समुदायों को आत्मनिर्भरता से बाहर निकालकर लंबी दूरी के संगठित व्यापार की ओर ढकेल दिया और पूर्णकालिक खनिकों, गलाने वालों, परिवाहकों और लोहारों का एक पूरा वर्ग उत्पन्न किया, जिन्हें खाद्य अधिशेष द्वारा समर्थित किया जाता था। सामाजिक स्तर पर इस धातु क्रम तंत्र को बनाए रखने के लिए अधिशेष को संचित और केंद्रीकृत करने की आवश्यकता यह समझाती है कि धातु क्रम सबसे पहले मिस्र और सुमेरियन सभ्यताओं में फला फूला, जहां अधिशेष का व्यवस्थित दोहन होता था। यहाँ पे राजा या मंदिर होते थे, मंदिरों में अन्नगार होता था और यही जो है आगे चल के शहरी क्रांति वगैरह आती है और समाज में जो है राजा की स्थिति सबसे उच्च थी और यहाँ पे एक प्रकार का वर्ग विभाजन हमें दिखाई देता है मिस्र और मेसोपोटामिया में। यहाँ पर राजा और मंदिर श्रम बचत करने वाले नहीं बल्कि भरोसेमंद औजार चाहते थे। धातु विज्ञान निरक्षर कारीगरों के हाथों में था, जबकि साक्षर लिपिक खगोल शास्त्र और अंक गणित का विकास कर रहे थे, क्योंकि उस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया में जो शारीरिक श्रम है उसको हे माना जाता था। तांबा और टीन को व्यापार से मंगाते थे। तांबा लगभग 1084 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे गलता है और टीन जो है 232 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे पिघलता है। कांसा बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात में तांबे और टीन को मिलाया जाता है। इस प्रकार एक पूरी तकनीकी प्रक्रिया से होकर कांसे का निर्माण किया जाता था। धातुओं को गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का यूज किया जाता था और इस प्रक्रिया को
प्रोटो केमिस्ट्री या प्रोटो रसायन कहा जाता है, जिसमें व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोग की आवश्यकता पड़ती थी। इस प्रकार धातु क्रम में प्रारंभिक व्यवहारिक भूवैज्ञानिक खोज भी निहित थी, जो बाद की वैज्ञानिक पद्धतियों की पूर्व छाया प्रस्तुत करती है। अर्थात इसमें दो चीजें कही गई हैं, एक प्रोटो केमिस्ट्री और दूसरा जो है जो खनन है धातु का, जो एक तरीके से खोज हुई और खोज के लिए जो खनन है वो जो है इसमें शामिल रही होंगी। इस प्रक्रिया में धातु के स्रोत जो हैं उनको खोजा गया होगा और उसके बाद उनका खनन इत्यादि किया गया होगा। तांबे को गलाना और उसे टीन के साथ मिक्स करके कांसा बनाना ये महत्वपूर्ण था और कांसा जो है कृषि अधिशेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, ताकि पूर्णकालिक धातु कर्मियों को पोषण मिल सके। अयस्कों के संगठित उत्खनन की व्यवस्था आवश्यक थी और ईंधन के रूप में लकड़ी के कोयले का नियमित व्यवस्थित उत्पादन करना जरूरी था। इस प्रकार कांसे का उपयोग किसी पृथक शिल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक परस्पर निर्भर आर्थिक प्रणाली के हिस्से के रूप में किया गया। इसका नियमित प्रयोग नवपाषाण ग्राम अर्थव्यवस्थाओं से शहरी अधिशेष आधारित सभ्यताओं की ओर संक्रमण को चिन्हित करता है। मेटलर्जी या धातु क्रम के लिए पूर्णकालिक विशेषज्ञों जैसे कि खनिकों जो खनन करते थे, माइनिंग करते थे, गलाने वाले जो धातुकर्मी हैं और लोहारों की आवश्यकता थी, जिन्हें कृषि अधिशेष द्वारा पोषित किया जाता था। अर्थात ये लोग जो है कृषि उत्पादन नहीं करते थे और इस कारण श्रम का एक हिस्सा प्रत्यक्ष खाद्य उत्पादन से हटकर विशेषज्ञ उद्योगों की ओर स्थानांतरित हुआ। परिणाम स्वरूप पूर्णकालिक कारीगरों, खनिकों, गलाने वालों और लोहारों के वर्ग का उदय हुआ। श्रम का एक हिस्सा प्रत्यक्ष खाद्य उत्पादन से हट गया और इस प्रकार सामाजिक विभेदीकरण में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार सभ्यताओं ने कांसे का उपयोग पेशागत विशेषीकरण को समर्थन देने और वैध ठहराने के लिए किया, जो शहरी जीवन की एक निर्णायक विशेषता है। कांसा ने नए औजारों जैसे आरी, बेहतर धार वाले फलक और बाद में सॉकेट वाली कुल्हाड़ियां, तलवारें, ढलाई और गलाने जैसी तकनीकों को संभव बनाया। इनसे ऐसे शिल्प और यांत्रिक उपकरण विकसित हुए जैसे कि पहिए, कुम्हार का चाक, उन्नत हल प्रणालियां जो नवपाषाण कालीन औजारों के अंतर्गत दुर्लभ या अनुपलब्ध रही थी। तांबा और टीन सीमित तथा प्राय दूरस्थ स्थानों में पाए जाते हैं, इसलिए धातुओं के नियमित उपयोग ने संगठित लंबी दूरी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क को खनन, परिवहन और वितरण को जन्म दिया। इस व्यापार ने दूर दराज क्षेत्रों जैसे एम्बर मार्ग और माइसीनियन बाजार को आपस में जोड़ा और नई आर्थिक परस्पर निर्भरताएं पैदा की। प्राचीन सभ्यताओं ने कांसे के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ तांबा और टीन स्थानीय खनन और व्यापक लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्कों के संयोजन से प्राप्त किए। तांबा अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध था, किंतु टीन जो है बहुत ही दुर्लभ था और टीन को जो है अक्सर दूरस्थ क्षेत्रों से मंगाना पड़ता था। इसी आवश्यकता ने प्रारंभिक वैश्विक व्यापार प्रणालियों के विकास को प्रेरित किया। व्यापारी जो है टीन को हजारों मील की यात्रा करते हुए कॉर्नवॉल से भूमध्य सागरीय बाजारों तक ले जाते थे। तांबा अधिक सुलभ था, फिर भी इसके स्रोत अक्सर पर्वतीय या दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित थे। इसलिए दोनों धातुओं को शहरी केंद्रों और शिल्प कार्यशालाओं तक पहुंचाने के लिए व्यापार नेटवर्क अनिवार्य थे। पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि कांसे का उत्पादन, खनन और व्यापार की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित थी, जिससे सभ्यताओं ने स्थानीय खानों और दूरस्थ क्षेत्रों से तांबा और टीन प्राप्त कर कांसे के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की आपूर्ति हेतु व्यापक नेटवर्क विकसित किए। गॉर्डन चार्ल्स के अनुसार प्रारंभिक राज्यों विशेषकर मिस्र और मेसोपोटामिया ने कांसे के उत्पादन और वितरण को अपने नियंत्रण में रखा। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे सिंचाई आधारित राज्यों में शासकों ने धातु क्रम अर्थात मेटलर्जी उद्योगों और विशेषज्ञों को समर्थन दिया। कांसे के औजार और हथियार सिंचाई कार्यों और बड़े पैमाने के निर्माण में, सेनाओं को सुसज्जित करने में और केंद्रीकृत सत्ता को सुदृढ़ करने में प्रयोग किए गए।
चूंकि धातु तक सीमित पहुंच थी, इसलिए कांसा एक राजनीतिक संसाधन बन गया, जिसने शासक, अभिजात वर्ग और नौकरशाही नियंत्रण को मजबूत किया। गॉर्डन चाइल्ड यह भी कहते हैं कि कांसे की वस्तुओं का वितरण असमान था। अभिजात वर्ग के पास हथियार, आभूषण और औपचारिक वस्तुएं होती थी, जबकि सामान्य लोग अधिकतर पत्थर या जैविक सामग्रियों पर निर्भर थे। इस प्रकार सभ्यताओं ने कांसे का उपयोग सामाजिक असमानता को मूर्त देने और पद, शक्ति तथा अधिकार का प्रतीक बनाने के लिए किया। इसी प्रक्रिया से वर्ग विभाजन और केंद्रीकरण, सर्वसत्तावाद जैसे राजनीतिक रूप भी उत्पन्न हुए, जिन्होंने तकनीकी प्रगति को सीमित कर दिया। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न सभ्यताओं में कांसे का उपयोग किस प्रकार किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोपोटामिया और निकट पूर्व में। निकट पूर्व मीन्स नियर ईस्ट। सुमेर और बाद के मेसोपोटामियाई राज्यों में कांसे का उपयोग जो है कुल्हाड़ी बनाने, छैनी, हंसिया और अन्य प्रकार के औजारों के निर्माण में किया गया, और जिन्होंने पत्थर और शुद्ध तांबे की तुलना में कृषि, बढ़ईगिरी, कारपेंट्री और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, निर्माण कार्य है, उनकी दक्षता को काफी बढ़ाया। भालों की नोक बनी, खंजर बनाए गए और बाद में तलवार जो है कांसे की बनाई गई, और इससे जो है सेना को मजबूती मिली और जो प्रारंभिक नगर राज्य हैं उनकी सैन्य शक्ति में मजबूती आई। कांसा विलासिता और औपचारिक वस्तुओं में भी दिखाई देता है। और के शाही समाधि में पाए गए आभूषण, फिटिंग्स और उत्कृष्ट पात्र इस बात के संकेत हैं कि कांसे का प्रयोग सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शाने तथा धार्मिक और राजकीय प्रदर्शन के लिए भी किया जाता था। मेसोपोटामिया और निकट पूर्व में सुमेरियों और बाद की सभ्यताओं ने आरंभ में स्थानीय तांबे का उपयोग किया, लेकिन 3 दूरस्थ स्रोतों जैसे कि अफगानिस्तान, अनातोलिया से व्यापार मार्ग के माध्यम से आया करता था। अब हम बात करते हैं मिस्र और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र की। यहाँ कांसे की हंसिया, कुल्हाड़ी, छैनी और बड़े पैमाने पे कृषि और विशाल स्थापत्य निर्माण को सहारा देने में कांसे का योगदान रहा। कांसे की नोक वाले हथियार जैसे भाले, बाद में तलवारों के फलक और रथों की फिटिंग्स न्यू किंगडम्स की सेना की प्रभावशीलता को बढ़ाते थे। आयातित कांसा और स्थानीय उत्पादन मिलकर राजमहलों और मंदिरों को औजार, मूर्तियां और सजावटी उपकरण उपलब्ध कराते थे, जिससे कांसा शाही और मंदिर प्रदर्शन का अभिन्न अंग बन गया। मिस्र में तांबे का खनन सिनाई और पूर्वी मरुस्थल में किया जाता था, जबकि टिन को जो है अनातोलिया और लेवांत रीजन से मंगाया जाता था। अब हम बात करते हैं माइनोन और माइसीनियन सिविलाइजेशन की, जो कि एजियन क्षेत्र में थी। एजियन और बाद के यूरोपीय बर्बर संदर्भों में धातुएं और धातुक्रम का जो ज्ञान है वो बाहर से आए। एजियन क्षेत्र में कांसा अपेक्षाकृत देर से और छोटे नगरों तथा जनजातीय समाजों के भीतर अपनाया जाता है, जो प्रारंभ में तीव्र वर्ग विभाजन से मुक्त थे। वहां कारीगर न तो कानूनी या अनुष्ठांगिक रूप से हीन वर्ग होते थे और न ही दरबार या मंदिर से बंधे थे। वे समुदायों के बीच स्थानांतरित हो सकते थे और ऐसे व्यवहारिक संरचकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो दक्षता को महत्व देते हैं। एजियन धातुक्रम अन्य की अपेक्षा अधिक प्रयोगधर्मी और तीव्र परिवर्तनशील रहा। यहाँ कांसा युद्ध का केंद्रीय माध्यम था। तलवारें, भाले की नोकें, खंजर और कवच, साथ ही जहाज निर्माण, बढ़ईगिरी और शिल्प उत्पादन के औजारों के रूप में भी इसका प्रयोग होता था, जो व्यापार और राजमहल आधारित अर्थव्यवस्था की नींव थे। मासीनियन कुलीन कब्रों से प्राप्त अलंकृत कांस्य हथियार और पात्र इसके प्रतिष्ठात्मक और अंत्येष्टि व अभिजात अनुष्ठानों में प्रयोग को दर्शाते हैं। मासीनियन काल में हमें जो कब्रें हैं वहां से हमें सजावटी कांसे के हथियार मिले हैं, कांसे के पात्र मिले हैं, जो इससे पता चलता है कि कांसा जो है प्रतिष्ठा की वस्तु थी और इसका जो है अंतिम क्रिया में, अनुष्ठानों में उपयोग होता था। एजियन क्षेत्र में साइप्रस तांबे का एक प्रमुख स्रोत था, जबकि टीन अनातोलिया, बाल्कन से मंगाते थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी जो है टीन को मंगाया जाता था।
इन धातुओं की प्राप्ति के लिए एजियन सभ्यताओं ने समुद्री मार्ग स्थापित किए। समशीतोष्ण यूरोप में तांबे का खनन स्थानीय रूप जैसे पूर्वी अल्प्स, आयरलैंड और आइबेरिया में किया जाता था। टीन को मुख्यतः कॉर्नवाल जो है दक्षिण पश्चिम ब्रिटेन में है, वहां से आता था, जिसका कांस्य युग के अधिकांश काल में टीन पे लगभग एकाधिकार था। टीन का व्यापार पूरे यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे का उपयोग औजारों, हथियारों और छोटी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया, जिससे शहरी शिल्प और कृषि को समर्थन मिला। यद्यपि बाद में लौह धातु का प्रयोग जो है बढ़ जाता है। हड़प्पा सभ्यता से हमें कांसे का नर्तकी का जो है प्रमाण मिला है। इसके अलावा कांसे का सीसा भी जो है, तांबे का हमें सीसा जो है मिलता है। तो शांग राजवंशीय चीन है, यहाँ हमें कांसा एक विशिष्ट अनुष्ठानिक और राजनीतिक भूमिका ग्रहण करता है। बड़े जटिल ढंग से ढाले गए पात्र, घंटियां, फिटिंग्स, पूर्वज पूजा और दरबारी अनुष्ठानों में कांसे का प्रयोग होने लगा। साथ ही कांसे के औजार और हथियार भी बनाए जाते थे। कांसे की जो वस्तुएं थी तकनीकी कौशल के साथ साथ राजकीय अधिकार और धार्मिक वैधता की अभिव्यक्ति भी करती थी। सिंधु घाटी में तांबा स्थानीय रूप से खनन किया जाता था, जबकि टीन संभवतः अफगानिस्तान या मध्य एशिया से मंगाया जाता था। चीन में तांबे का खनन स्थानीय था और टीन जो है दक्षिणी चीन तथा संभवतः मध्य एशिया से आता था। यूरोप में कांसे का उपयोग कुल्हाड़ी बनाने, हसिया, छैनी और अन्य प्रकार के औजारों में किया गया, जो कृषि, लकड़ी के काम और प्रारंभिक शिल्प विशेषज्ञता को सहारा देते थे। तलवारें, भाले की नोकें, ढाल, खंजर अनेक भंडारों और कब्रों से प्रमुखता से मिली हैं, जो युद्ध और योद्धा प्रतिष्ठा के प्रदर्शन में कांसे के महत्व को दर्शाती हैं। कांसे की पिने, फिबुला, आभूषण और औपचारिक वस्तुएं भी सजावटी और प्रतीकात्मक कार्य करती थी, जिससे बढ़ती हुई सत्रीकृत समाजों में पद और पहचान चिन्हित होती थी। कांसे और उसके अयस्कों, विशेष रूप से टीन का व्यापार दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ता था। इसलिए कांसे का उपयोग एक व्यवहारिक औजार और हथियार बनाने और संरचनात्मक लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क और शिल्प निर्माण दोनों से जुड़ा था। वी गॉर्डन चाइल्ड कांसे पे इसलिए बल देते हैं क्योंकि उनके अनुसार इसका महत्व केवल काल क्रमिक नहीं बल्कि करणात्मक भी है। कांसे ने अधिशेष उत्पादन, व्यापार नेटवर्क, विशेषज्ञ वर्गों और राज्य संस्थाओं जैसे व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता पैदा की और उन्हें उजागर किया। कांसा उनके लिए ऐसी तकनीक का प्रमुख उदाहरण है जिसकी भौतिक विशेषताएं आर्थिक संगठन और राजनीतिक व्यवस्थाओं को आकार देती हैं। इसी कारण वे विश्व इतिहास में बड़े विभेदों, पुराना विश्व बनाम नया विश्व तथा पूर्व बनाम यूरोप की व्याख्या कांसे के माध्यम से करते हैं। दूसरे शब्दों में कांसा वह इंजन है जिसने बड़े पैमाने के व्यापार, पूर्णकालिक शिल्प विशेषज्ञों और नई राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं को संभव बनाया और इन्हीं संस्थाओं ने दीर्घकालिक ऐतिहासिक विकास क्रम को रूप दिया। निष्कर्ष में गॉर्डन चाइल्ड यह कहते हैं कि कांस्य युग को मानव इतिहास की एक निर्णायक संरचनात्मक अवस्था के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि केवल धातु के उपयोग से परिभाषित एक कालक्रमिक चरण के रूप में। कांस्य तकनीक का महत्व इसलिए था क्योंकि उसने स्वयं समाज के संगठन को पुनर्रचित कर दिया। कांसे का नियमित उपयोग केवल वहीं संभव था जहां कृषि अधिशेष, शिल्प विशेषज्ञता और संगठित व्यापार पहले से मौजूद थे। और एक बार स्थापित हो जाने के बाद कांसे ने इस परिस्थितियों को और अधिक तीव्र कर दिया। हालांकि गॉर्डन चाइल्ड इस बात पर विशेष बल देते हैं कि कांसा स्वतः ही प्रगति की ओर नहीं ले जा सकता। अत्यधिक केंद्रीकृत राज्यों में धातु क्रम पर नियंत्रण ने सामाजिक असमानता और राजनीतिक जड़ता को बढ़ावा दिया, जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया में, जिससे नवाचार सीमित हो गया। माइनोन एंड माइसिनियन में हम देखते हैं कि कांसे का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ और नए औजार बने, नवाचार जो है हमें यहाँ पर दिखाई देता है। वी गॉर्डन चाइल्ड इस प्रकार कांसे की जो उपयोगिता है उसे अपने लेख में द ब्रॉन्ज एज में परिभाषित करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम वी गॉर्डन चाइल्ड की जो आलोचनाएं हैं उसको अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।